बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कीमती नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। 14/12 के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया टैरिफ मैन के तौर पे जानती है और जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने दुनिया के ममालिक को टैरिफ्स की धमकियाँ दी हुई हैं। इसके पीछे दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि वो चाहते हैं कि इस हथियार के ज़रिए वो दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनसे वो अपनी मनवा सकें या उनका रवैया वो तब्दील कर सकें। और दूसरा मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि जो अमेरिका का एक ट्रेड डेफिसिट है दुनिया के ममालिक के साथ उसको कम करें। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मुल्क है और दुनिया के तमाम ममालिक चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड करें। इसमें अगर अमेरिका की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम होंगी तो दुनिया के ममालिक को तो इसका फ़ायदा होगा मगर अमेरिका को इसका नुकसान होगा और इसी वजह से अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन $1 ट्रिलियन को हर साल छू रहा होता है। उसके अलावा अमेरिका का जो ओवरऑल डेट है वो भी $36 ट्रिलियन को छू चुका है। तो अमेरिका के लिए ये जो सूरत हाल है ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और आपको मालूम है कि दुनिया भी अभी मल्टी पोलैरिटी की तरफ जा रही है और मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स बन रहे हैं लाइक ब्रिक्स है, शंघाई है, अफ्रीकन यूनियंस हैं, ये वो ब्लॉक्स हैं कि जो अभी ये सोच रहे हैं कि एक अल्टरनेट करेंसी भी होनी चाहिए दुनिया की ताकि अमेरिका जो अपना इन्फ्लुएंस वील्ड करता है दुनिया के ममालिक के ऊपर उसको वो ख़त्म कर सकें और दुनिया के अंदर जो ब्लॉक्स पॉलिटिक्स है वो हो, यानी कि दुनिया का जो कंप्लीट वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी मुल्क चेंज करना चाहते हैं। मगर अमेरिका के लिए ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि जो डॉलर की हेजमनी है या डॉलर की जो प्राइमेसी है अमेरिका उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो अमेरिका दुनिया में एक बुरी बन कर आया और इसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आते ही उन्होंने सबसे पहले चीन के साथ टैरिफ वॉर की इब्तिदा की और साथ में मैक्सिको और कनाडा को भी नहीं बख्शा। Is there anything China, Canada and Mexico can do tonight to forestall your implementation of the tariffs tomorrow? No, nothing. Not right now, no. Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. And in one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. And in the other two cases, they're making it possible for this poison to get in, number one. And number two, we have big deficits, and it's something we're doing. And we'll possibly very substantially increase it or not. We'll see how it is. But it's a lot of money coming to the United States. As you know, we have about a $200 billion deficit with Canada, getting close to $200 billion. They've treated us very unfairly. फिर दरमियान में कुछ पॉजेज़ आते रहे, निगोशिएशंस होती रही। उसके अलावा उन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक को भी टैरिफ्स की धमकियाँ दी। फिर उसके अंदर उन्होंने 90 डेज़ का पॉज दिया और अभी उन्होंने एक टैरिफ लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुल्कों के ऊपर हाई टैरिफ्स आयद कर दी। लाइक ब्राज़ील के ऊपर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ्स आयद कर दी और इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि ब्रिक्स में ब्राज़ील का बड़ा अहम किरदार है, वो इसको स्पीयर हेड कर रहा है और जो एक अल्टरनेट करेंसी की बात हो रही है उसमें ब्राज़ील पेश है। और दूसरा ये है कि चीन अभी ब्राज़ील से सबसे ज़्यादा सोयाबीन ले रहा है। 2016 से पहले जब चीन और अमेरिका की आपस में ट्रेड वॉर का आगाज़ नहीं हुआ था तो चीन अमेरिका से सबसे ज़्यादा सोयाबीन ख़रीदता था। मगर फिर दोनों ममालिक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की जो पहला एक दौर इक़्तिदार था उस दौरान में ट्रेड वॉर में चले गए और उसके बाद फिर दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट भी हुआ जिसमें अमेरिका ने चीन को कहा कि वो $200 बिलियन की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अमेरिका से ख़रीदेगा। मगर फिर कोविड आ गया और मिस्टर बाइडन का फिर दौर इक़्तिदार आ गया तो वो जो एग्रीमेंट था वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। मेरे कीमती नाज़रीन, अभी हम आते हैं अमेरिका और इंडिया की जो अभी प्रेजेंट टैरिफ के सिलसिले में सिचुएशन है, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ अटैक कर दिया है
इससे We made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. इससे पहले अमेरिका और इंडिया की आपस में बड़ी गाड़ी छिन रही थी। जनवरी में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते हैं और फरवरी में मिस्टर मोदी अमेरिका के दौरे के ऊपर चले जाते हैं और उस दौरान में दोनों आपस में गले भी मिलते हैं। उसके अलावा आपस में बड़े वादे वईद भी होते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ये तक कहते हैं कि वो इंडिया को F-35 तैयारे भी देने का सोच सकते हैं और उसके लिए वो एक रोड मैप बनाएंगे। और मिस्टर मोदी ये कहते हैं कि अभी अमेरिका के साथ हमारी तिजारत जो तकरीबन $222 बिलियन की है, उसको अगले 5 साल में हम $500 बिलियन तक लेके चले जाएंगे। तो दोनों मुल्क आपस में बड़े कोजी थे, डिफेंस पैक्ट्स भी हो रहे थे। मगर अचानक क्या हुआ कि जिसकी वजह से अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एक टैरिफ हमला कर दिया, क्योंकि ये जो टैरिफ लिस्ट वाइट हाउस ने जारी की है, इसमें अमेरिका के ऊपर 25% टैरिफ आयद कर दिया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19%। तो इस रीजन के अंदर इंडिया के ऊपर ये हाईएस्ट टैरिफ्स हैं। और उसके अलावा अमेरिका ने ये भी कहा कि अगले 21 दिन में के बाद इंडिया के ऊपर वो मज़ीद 25% टैरिफ्स आयद कर देंगे और ये टोटल 50% हो जाएंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है? वो ये है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चल गया कि इंडिया एक डबल गेम खेल रहा है। हमें मालूम है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो 2022 से जारी है। तो उसके बाद से रशिया के ऊपर अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शंस लगाई हुई थी और उसका जो तेल था वो ओपन मार्केट में नहीं फ़रोख्त हो रहा था। और इस दौरान में इंडिया ने इसका फ़ायदा उठाया और रशिया के साथ वो एक एग्रीमेंट में चला गया जिसमें उसको रशिया से तेल ओपन मार्केट से $15 से $20 कम मिल रहा था। इंडिया उस तेल को अपनी रिफाइनरीज़ के अंदर रिफ़ाइन करता था, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाता था और वो दुनिया भर में वो सप्लाई करता था। पिछले 2-2.5 साल के अंदर इंडिया ने इस मैयर से कोई $80 बिलियन कमा लिए हैं। अभी अमेरिका ये चाहता है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग का ख़त्मा कर दे, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ये कहा कि वो 24 घंटे के अंदर इस जंग का ख़त्मा कर देंगे। तो अभी उनको आए हुए बहुत सारे महीने गुजर चुके हैं और इस जंग का ख़त्मा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मिस्टर पुतिन से इंडिया भी तेल ख़रीद रहा है और चाइना भी ख़रीद रहा है और तुर्की भी ख़रीद रहा है। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे पहले बुली किया वो इंडिया को किया, क्योंकि चाइना के पास कुछ लेवरेज है जिसकी वजह से वो चाइना को हिट नहीं कर रहा था। क्योंकि चाइना, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की जो पैदावार है वो चाइना में होती है। गो के सप्लाई चेन और उसकी जो मशीनरी है और जो बाकी के मामलात है वो अमेरिका के कंट्रोल में ज़रूर हैं, मगर जो क्रिटिकल मिनरल्स की पैदावार है वो सबसे ज़्यादा चाइना में ही है। उसके अलावा चाइना और अमेरिका के दरमियान जो तिजारत का हुजम है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मुल्क। इस दौरान में जो इंडिया है वो एक वीक कैंडिडेट के तौर पे सामने आया और अमेरिका ने उसको ठीक ठाक बुली किया। बल्कि जो सोशल ट्रुथ के ऊपर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ट्वीट्स किए तो वो कुछ ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पानियों में वो अपना जूता भिगो कर मिस्टर मोदी की वो पटाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये तक कहा कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ डील्स के अंदर जा रहे हैं और अनकरीब पाकिस्तान इतना तेल पैदा करेगा कि इंडिया को पाकिस्तान से भी तेल लेना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बातचीत थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टर मोदी को और इंडिया को चिढ़ाने के लिए था और उनको नीचा दिखाने के लिए था। नाजरीन, इसके अलावा बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि प्रॉबेबली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का मिस्टर मोदी के साथ या इंडिया के साथ कोई ईगो इशू है, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया की आपस में जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियान मनसूस, तो उसके बाद इस जंग को ख़त्म करवाने में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और दुनिया में उन्होंने हर फोरम पे हर जगह उन्होंने ये कहा कि इस जंग का जो ख़ात्मा है वो उन्होंने ही करवाया और पाकिस्तान भी इसको इंडोर्स करता है और पाकिस्तान ने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर मोदी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि
اس جنگ کو ختم کروانے میں کوئی بیرونی ہاتھ نہیں تھا اور مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی رول نہیں پلے کیا، بلکہ انہوں نے لوک سبھا میں بھی انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا کہ اس جنگ کے خاتمے میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہ ایگو ایشو ہے، مگر ہمیں ایسا نہیں لگتا، یہ بالکل بھی ایگو ایشو نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اسٹریٹجک محرکات ہیں، وہ جو ہم نے آپ سے پہلے بھی بیان کر دی ہے، کیونکہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہو تاکہ ان کی کامیابیوں میں ایک اور اضافہ ہو جائے پاکستان انڈیا جنگ ختم کرنے کے بعد۔ مگر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اس جنگ کو ختم کرنے کے اوپر ان ممالک کو کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ انسینٹیوز دیں گے ٹریڈ میں۔ تو جو کہ پاکستان کو یہ انسینٹیوز مل چکے ہیں اس ٹیرف لسٹ کے اندر، تو لگتا ایسا ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے کیا گیا وعدہ پورا کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو انڈیا تھا وہ امریکہ کے پاس گیا تھا جنگ کے خاتمے کے لیے، اور جب مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے بات کی اور پاکستان نے اس جنگ کے خاتمے کے اوپر رضامندی کا اظہار کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فیور ریٹرن کرنی تھی وہ پاکستان کو کرنی تھی، انڈیا کو نہیں کرنی تھی، کیونکہ انڈیا کو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینلائز کیا ہے۔ تو یہ بات ایک ثابت ہو جاتی ہے روز روشن کی طرح کہ یہ پاکستان ہی تھا کہ جس نے صرف رضامندی کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کچھ ٹریڈ یا ٹیرف بینیفٹس ملے ہیں۔ میرے قیمتی ناظرین، ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا ان ٹیرفس کو ریزسٹ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی نیگوشیشنز ہو جائے۔ انڈیا نے ان ٹیرفس کو ان جسٹ، ان ریئلسٹک اور ان ریزنیبل قرار دیا ہے، اور مسٹر مودی نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ٹیرفس عائد کیے ہیں اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کے اندر ایک انگریس چاہتے ہیں جس میں وہ اپنی ایگریکلچرل پروڈکٹس اور ڈیری پروڈکٹس کو انڈیا کے اندر انٹروڈیوس کروا سکیں، تو وہ اپنے فارمر اور فشر مین کو بالکل بھی افیکٹ نہیں ہونے دیں گے۔ تو مسٹر مودی نے تو ایک ایسا نعرہ انوینٹ کر دیا کہ جس سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر ایک مائلیج مل جائے، مگر حالات اس کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا رشیا سے آئل نہ خریدے، مگر انڈیا کی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نیو سپلائی لائنز دیکھتا ہے یا نیو سورسنگ کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا، کیونکہ جب یہ یوکرین وار شروع ہوئی تھی تو اس وقت جو انڈیا کی آئل امپورٹس تھی اس کا صرف 0.2% رشیا سے آتا تھا اور باقی کا گلف اور عراق اور سعودی عربیہ سے آتا تھا۔ میرے قیمتی ناظرین، ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا ان ٹیرفس کو ریزسٹ کر رہا ہے، اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیرفس بڑے انجسٹیفائڈ ہیں، ان ریئلسٹک ہیں اور انفیئر ہیں، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی نیگوشیشن میں چلا جائے تاکہ ان ٹیرفس میں کمی ہو جائے، کیونکہ اگر ان ٹیرفس کے اندر کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی تو جو انڈیا کا ایکسپورٹر ہے اس کو دوسرے جو ریجنل کنٹریز ہیں لائک بنگلہ دیش ہے، پھر اس کے علاوہ ویتنام ہے، ان کے مقابلے میں انڈیا کے ایکسپورٹرز کو کوئی 30 سے 35% زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم پاکستان کے لیے بھی ایک فائدہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو ٹیرفس ہیں وہ ریجنل تمام جو ریجن کے کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں سب سے کم ہیں، تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہم فیوچر میں ضرور دیکھتے ہیں۔ ابھی اس تمام معاملے کے اندر مسٹر مودی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو انڈیا کی منڈیوں کے اندر ایک رسائی چاہیے، اور وہ نہیں چاہتے کہ جو انڈیا کا ایک فشر مین ہے یا ایک فارمر ہے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے، تو اس لیے وہ ٹیرفس کے اوپر فلی ریزسٹ کریں گے اور اس کے لیے نیگوشیشنز کریں گے۔ دوسری طرف انڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر رشیا کے علاوہ کسی اور ملک سے وہ آئل کی سورسنگ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو انڈیا کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اور دوسرا رشین آئل نہ خریدنے کی صورت میں بین الاقوامی منڈیوں کے اندر جو تیل کی قیمت ہے وہ 15 سے 20% مزید زیادہ ہو جائے گی، اور اس کا نقصان دنیا کے تمام ممالک کے عوام کو اور امریکہ کے عوام کو بھی پہنچے گا۔
تو انڈیا امریکہ سے پلیٹ کر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے، اور دوسری طرف مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ وہ انتہائی ریجڈ ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا سے تیل لینا بند کریں، اور اس کے بعد جب انڈیا رشیا سے تیل لینا بند کر دے گا تو پھر ان کی ڈائریکشن ہوگی چین کی طرف یا ترکیے کی طرف۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں اور مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کے ساتھ کس طرح کے ٹرانزیکشنل معاہدے کرتے ہیں۔ تو آپ کو ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ کا پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔